गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून मस्वी जी। सर ये वो नॉर्मल कॉर्ड कौन सा होता है? नॉर्मल कॉर्ड ऐसा होता है जो कि नॉर्मल भी हो और कॉर्ड भी हो पैराबोला का। तो सर जैसे क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square is equals to 4ax is, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? आज कराएंगे नॉर्मल के क्वेश्चंस। ओके सर। और सर एक जैसे ये है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square is equals to 4ax such that one of the vertex of the triangle coincides with the vertex of parabola, side length of the triangle. तो इसमें साइड लेंथ निकालनी है। हाँ, तो सर जैसे जो भी हमारा वो बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो एक तो हमारा वर्टेक्स पे लाई करेगा पॉइंट, दो और दो लाई करेंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना कि वो फोकस से पास करेगा। नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो फिर बस हम फिर कैसे निकालेंगे टैंजेंट की स्लोप? देख π/6 tan π/6 होगा। ये आपको 30 डिग्री दिया है। यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए। इसको ये 80 स्क्वायर 280 मान सकते हैं इसको। यस सर। है ना, इसको 80 स्क्वायर -280 हो जाएगा ये। अच्छा सर, नॉर्मल कॉर्ड में ये दोनों पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे? नॉर्मल कॉर्ड कहाँ कह रहे हैं हम तो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहे हैं ना अभी। यस सर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहे हैं तो बाई सिमेट्री ये नीचे आ जाएगा ना। यस सर। भाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज कॉमन एंड दिस एंगल इज कॉमन। तो जब दो साइड इक्वल होती हैं, बीच का एंगल इक्वल होता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, ये और ये। यस सर। जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्रीज होगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 80 स्क्वायर ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट -80 स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, अब हो जाएगा। ऐसे करने की कोशिश करिए। देखिए पैराबोला में कुछ नहीं करना है आपको। पैराबोला में आपको जहां भी जो भी पॉइंट की बात करें उसको 80 स्क्वायर 280 करने की कोशिश करिए। और जितना टेंजेंट वाला मैंने समझाया है पूरी कहानी, वो टेंजेंट वाली कहानी याद रखिए। याद हमें क्या रखना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर होता है तो इसमें टेंजेंट की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 निकलती है। अब इसमें x1 और y1 की जगह पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स रख देंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगा। बिल्कुल इस सीक्वेंस में याद रखिएगा और बार बार इसको यूज करिएगा, तो थोड़े दिनों में आपको याद हो जाएगा ये x प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, अब आपको जब ये टेंजेंट की इक्वेशन पता चल गई, मान लीजिए कोई भी एक टेंजेंट है, यहाँ पे आपने पी पॉइंट लिया था, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन पता चल गई। आपको अगर ये पॉइंट पूछने के लिए कहेगा तो आपको इसकी साइड की इक्वेशन पता होनी चाहिए पहले। यस सर। इस वाले साइड की इक्वेशन आपको पता होगी। ये एक्स एक्सिस है, वाई को 0 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको ऐसे। तो इससे आपको कुछ भी मिल सकता है। और अगर आपका टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, वैसे x/t प्लस 80। ठीक है, ऐसे है। इसमें हमने m और t के बीच में रिलेशन देख लिया, 1/t होता है, m इज इक्वल टू 1/t होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m आता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आता है, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए। यस सर। सर एक क्वेश्चन, हाँ सुनो, 1-2 मिनट पहले कहानी सुनो। यस सर। अगर ऐसे ही आपको नॉर्मल का निकालना हो तो टेंजेंट की इक्वेशन में m 1/t आता है, तो नॉर्मल के में क्या आएगा, नॉर्मल में सर वो m1 m2 -1 होता है, तो -t नॉर्मल आएगा, -t हो जाएगा, -t हो जाएगा। -t आएगा। तो y माइनस, अगर इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल की, y माइनस 280 अपॉन x माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू -t, इससे नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर इतनी सी कहानी आप बार बार यूज करेंगे किसी भी चीज में तो आपका एकदम से आंसर निकल आएगा। भाई कोई भी पॉइंट आपको नहीं पता है, उस पॉइंट को 80 स्क्वायर मान लीजिए, 80 स्क्वायर 280, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है
अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं है तो जो है उस हिसाब से मान लीजिए उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ही सारे मोस्टली सारे क्वेश्चन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ही सॉल्व होंगे। तो आपको टेंजेंट वाला सेक्शन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए आपको m और t के बीच में रिलेशनशिप याद होनी चाहिए कि m इज इक्वल टू 1/t होता है। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax कर देते हैं तो m इज इक्वल टू -1/t होता है। यस सर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कर देते हैं तो m इज इक्वल टू t हो जाता है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay कर देते हैं तो m इज इक्वल टू -t हो जाता है। मुझे केवल ये याद था, आपको पता है मुझे बाकी सब याद नहीं है। ऑब्वियसली जब इसमें 1/t है तो -1/t हो जाएगा, इसमें t हो जाएगा, जब इसमें 1/t था तो इसमें -t हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस साइन चेंज हो गया। ऐसे ही अगर आप नॉर्मल के लिए निकालेंगे तो जो नॉर्मल की स्लोप्स होंगी वो यहाँ -t रख के आएगी, यहाँ t रख के आएगी, यहाँ -1/t रख के आएगी, यहाँ 1/t रख के आएगी। ये सब आप बहुत जल्दी से डिड्यूस कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा इनको डिड्यूस करने में। ठीक है, इतने सेक्शन को बहुत ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करिए। उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि टेंजेंट की इक्वेशन आप किसी भी पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकें। सेकंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक टेंजेंट T1 पे बना है और एक टेंजेंट T2 पे बना है, T1 T2 का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक की इक्वेशन है at², 281 at1², 281, दूसरे की है at2², 282। ठीक है, अगर एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इनको मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट T1 है एक पॉइंट T2 है, तो इनका जो टेंजेंट होंगे T1 और T2, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा टेंजेंट्स का P, ये आपको याद होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आता है। ये आता है at1 T2, at1 प्लस T2। इसमें कुछ नहीं करना है, टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखिएगा T1 पे और T2 पे। जब दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व की। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये देखिए ये है ज्योमेट्रिक मीन, at1² और at2² का ज्योमेट्रिक मीन है, और ये y कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन है। 281 का और 282 का अरिथमेटिक मीन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट आपको याद होना चाहिए। एक तो टेंजेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, m और t के बीच में रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, इससे आपके नॉर्मल की सारी इक्वेशंस आ जाएंगी और m और t के बीच में नॉर्मल्स की सारी रिलेशनशिप आ जाएंगी। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स कहाँ होता है वो याद होना चाहिए। इसके अलावा क्या याद होना चाहिए, मैं इस समय क्रक्स बता रहा हूँ। अगर आप इतनी चीजें पक्की करके रखेंगे, आपका पैराबोला में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। इसके अलावा आपको फोकल कॉर्ड की कहानी याद होनी चाहिए। फोकल कॉर्ड में केवल एक ही मुख्य कहानी थी कि अगर ये पैराबोला है 0,0 से पास हो रहा है, ऐसे है ये y एक्सिस, और ये फोकल कॉर्ड है, तो अगर ये T1 पे काट रहा है, यहाँ T2 पे काट रहा है पैराबोला को, तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 होता है फोकल कॉर्ड के लिए। एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड अगर T1 और T2 है तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 आएगा हमेशा फोकल कॉर्ड के लिए। ये बात याद होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिकली लेंथ पूछ लेता है फोकल कॉर्ड की, तो मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था, ये आ जाएगा, जहां T एक एंड है फोकल कॉर्ड का, या फिर 4a/sin² अल्फा आ जाएगा अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो मेन बात इसमें ये है कि T1 T2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए फोकल कॉर्ड के लिए हमेशा। यस सर। तो फोकल कॉर्ड में इतनी कहानी याद होनी चाहिए, टेंजेंट में उतनी कहानी याद होनी चाहिए। टेंजेंट से आप नॉर्मल के डिड्यूस कर लेंगे। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी आती है हर तरीके से, तो नॉर्मल की इक्वेशन आप उसी तरीके से निकाल लेंगे। नॉर्मल में कभी भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सर्कल में भी देखा होगा, सर्कल में आपने नॉर्मल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता थी, अगर ये पॉइंट पता चल जाता था और एक पॉइंट आपको सेंटर पता ही था जिससे नॉर्मल हमेशा पास करता है, तो 2 पॉइंट्स पता चल जाते थे तो नॉर्मल की इक्वेशन निकल आती थी। इसलिए आपको टेंजेंट पे बहुत विशेष ध्यान देना है, नॉर्मल अपने आप हो जाएगा। फोकल कॉर्ड पे बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फोकल कॉर्ड स्पेसिफिक कॉर्ड है। भाई पैराबोला में है ही क्या, पैराबोला में 2 ही चीजें हैं, एक तो फोकस है, एक डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स आउटसाइड द पैराबोला लाई करती है, जब आउटसाइड द पैराबोला है तो इसका रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, फोकस का रोल सबसे ज्यादा है। फोकस से जो भी कॉर्ड पास हो रही है उसकी स्पेसिफिक इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, और बताइए और क्या नहीं आ रहा था समझ में?
सर एक क्वेश्चन था, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला इज y is equals to x. Axis of a parabola is y is equal to x. And the vertex and focus are at a distance of √2 and 2√2. Vertex and focus are at a distance of √2 and 2√2. √2 and 2√2. From where? From the origin. From origin. In first quadrant. From origin in first quadrant. Then equation of parabola is. सर इसमें मेरा वर्टेक्स फोकस निकल गया, वर्टेक्स 1,1 और फोकस 2,2 और डायरेक्ट्रिक्स भी y is equal to -x हो गई। ये वर्टेक्स अगर √2 पे है तो ऑब्वियसली 1,1 आ जाएगा वर्टेक्स, तभी √2 आएगा। ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2, ठीक है। और ये कितना है, 2√2 पे है, डिस्टेंस ऑफ 2√2, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस 2 ले लेंगे, ये 2,2 पे आ जाएगा फोकस। डायरेक्ट्रिक्स सर y is equal to -x हो जाएगी, y वो ओरिजिन को पास करेगी, -x हो जाएगी, ऐसा कंफर्म है आप? सर अगर हम लोग देखें ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है और फोकस का उसका तो हम लोग x is equal to -a लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, फोकस इसके और इसके बीच में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स को 0,0 से तो पास होना ही है। यस सर, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना? यस सर। डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर होगी तो इस एक्सिस की इसका स्लोप अगर m is equal to 1 है तो इसका स्लोप -1 होगा, y is equal to -x आएगी लाइन डायरेक्ट्रिक्स की। यस सर। तो अब क्या रह गया जब आपको सब पता ही चल गया तो? सर लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग ने जनरली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसे 4 फॉर्म में उसमें पढ़ी है, ये तो किसी उसमें एक्सिस में लाई ही नहीं कर रहा है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? सर लोकस होता है किसी भी, मतलब फोकस से जो डिस्टेंस होता है हमारे पैराबोला के कोई भी पॉइंट होता है, फोकस से जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स तक का वो डिस्टेंस इक्वल होता है। कर दीजिए, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर का रूट, फोकस से डिस्टेंस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स से कितना डिस्टेंस है, x + y / √2 मॉडुलस। सॉल्व कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना ही क्यों है इसको? सर x + y / √2 कैसे हुआ? ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है डायरेक्ट्रिक्स वाली? x + y = 0 लाइन है। हाँ यस सर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम पॉइंट x + y = 0। अगर इसको h, k ले लीजिए अगर इसका ही लोकस निकालना हो तो। यस सर ठीक है। बस डायरेक्टली आप उसमें रख दीजिए, डेफिनेशन में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब भी आपको पैराबोला के लिए, फिर वही बात है, पैराबोला के लिए दो ही चीज चाहिए, एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, एक फोकस चाहिए। आपको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पता चल गई तो आपको पैराबोला पता है पहले। ओके सर। और बताइए, बस खत्म? जो पढ़ाया गया उसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। कहाँ पे थे हम, क्या कहाँ तक खत्म करा तुमने? नॉर्मल की तो कहानी हो गई थी ना सब? यस सर, आज आप टेंजेंट्स की और वो वाली t = s1 वो सब फॉर्म्स बनाने थे। कुछ रिजल्ट्स रह गए थे नॉर्मल के, कि क्या रिजल्ट्स होंगे नॉर्मल के, और जो जनरल जो सब में कॉमन होते हैं, t = s1 वगैरह, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स वगैरह, वो रह गए थे। पहले तो हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है नॉर्मल्स का? (2a + a × t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर + t1 t2, माइनस a t1 t2 t1 + t2। अगर एक पॉइंट है t1 पॉइंट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ y² = 4ax पैराबोला हम अज्यूम करेंगे जब तक कि कुछ और ना माना गया हो तो ये हो जाएगा a t1 स्क्वायर,
2a t1 इस पॉइंट की बात हो रही है। t2 जब मैं कह रहा हूं तो t2 पॉइंट है a t2 स्क्वायर 2a t2, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के ऊपर अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना आता है। इसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां निकालने बैठेंगे तो बड़ी देर लग जाएगी। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, y इज इक्वल टू t माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस at स्क्वायर होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन। इसमें एक बार t1 रख दीजिएगा, एक बार t2 रख दीजिएगा, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। t2 क्यूब, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंसी कितने होते हैं, किसी को याद है? a t1 कॉमा a प्लस t2 होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह। अगर आप देखें तो ये ज्योमेट्रिक मीन है t1 और t2 के x कोऑर्डिनेट्स का, और ये अरिथमेटिक मीन है। तो ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट पॉइंट्स t1 एंड t2 आर द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है? यस सर। हाँ ना बोल दिया करो तो पता चले आगे बढ़े नहीं बढ़े क्या हुआ। अगर एक नॉर्मल है, t1 पे हमने एक नॉर्मल बनाया है, t1 पे एक नॉर्मल बनाया है, ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। अगर t1 पे नॉर्मल बना रहे हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये दोबारा कहां पे मिलेगा पैराबोला पे। ठीक है, ये है टेंजेंट, ये है नॉर्मल। ये अगर p पॉइंट से नॉर्मल बनाया गया है तो ये पैराबोला पे फिर दोबारा मिलेगा कहीं q पॉइंट पे। q पॉइंट अगर पैराबोला पे ही है तो a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 होगा। तो t1 और t2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पता करना चाह रहे हैं, निकाल सकता है कोई? सर ये फोकस से पास नहीं कर रहा है। फोकस जब तक दिया हुआ नहीं होगा फोकल कॉर्ड है तब तक आप फोकस से नहीं पास करेंगे। आप हर चीज को फोकस से पास करने की कोशिश कर रही हैं। फोकस इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल में काफी चीजें सेंटर से पास होती हैं, फोकस से बहुत कम चीज पास होती है। जब तक स्पेसिफिकली दिया नहीं होगा कि फोकल कॉर्ड है तब तक आप फोकस से नहीं पास करेंगे किसी चीज को। हाँ सर बताइए। t2 is equal to minus t1 minus 2 by t1। t2 is equal to minus t1 minus 2 by t1 कैसे है? सर इक्वेशन लिखेंगे और दोनों पॉइंट्स पुट कर देंगे। इसकी क्यों लिखेंगे? pq की। यस सर। तो साधारण तरीके से कर लो ना, pq का स्लोप निकाल लो। pq का स्लोप क्या है? 2a minus 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये है pq का स्लोप। अगर t1 पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल का स्लोप कितना होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में नॉर्मल का स्लोप कितना होता है? माइनस t होता है। तो माइनस t1 के बराबर कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो यही आएगा t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाई t1। ठीक है, जो t1 t2 के बीच में आपको पॉइंट्स वो एक रिलेशनशिप मिल गया। ओके यस सर। यस। सर हाँ सर। सर एक सर्कल का क्वेश्चन एनटीए वालों ने पूछा था, उसमें होल्स पूछे थे। क्या पूछे थे? नंबर ऑफ होल्स पूछे थे, क्वेश्चन देखे बताइए बताइए, ग्रुप पे भेज दीजिएगा नहीं तो। यस सर भेज देंगे।
एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ये, या नन है? नन मतलब नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई नहीं। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पे एक पॉइंट है k, k, उससे एक नॉर्मल बना लिया गया। ठीक है, नॉर्मल एक नॉर्मल कॉर्ड बनाएगा, ये पॉइंट अगर P है, दोबारा मिल रहा है यहाँ Q पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं फोकस, यहाँ पे कहीं वर्टेक्स, कहीं और लेटेस्ट रेक्टम होगा। ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि PQ जो है वो राइट एंगल कहाँ पे सबटेंड करता है, वर्टेक्स पे करता है, फोकस पे करता है, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे करता है, कि कहीं नहीं करता इन तीनों में से? बताइए सर। अगर ये कोई भी पॉइंट k, है पैराबोला पे, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4k लिख सकते हैं। तो k आ जाएगा 0 या 4। 0 मतलब वर्टेक्स की बात हो रही है, वर्टेक्स तो नहीं होगा ये वाला पॉइंट, तो हम 4 मान लेते हैं इस पॉइंट। ये पॉइंट 4,4 है। ठीक है, अब इस पैराबोला के लिए a 1 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया पैराबोला, इसके लिए a है 1। ठीक है, तो इसकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 80 स्क्वायर 280, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसका मतलब यहाँ के लिए t कितना है? t1 इज इक्वल टू p पॉइंट के लिए t कितना है? 2 है। अब अगर हमें t2 पॉइंट निकालना है तो हमें पता है t2 इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस t1 माइनस 2 बाई t1, तो -2 -2/2 -3 आ गया। t2 इज इक्वल टू -3 आ गया। -3 अगर रख के देखो तो 9, -6 आ जाएगा। पॉइंट Q हो गया 9, -6। पॉइंट P है 4,4। फोकस कितना दिया है? 1,0 दिया है, ये है 0,0। अगर वर्टेक्स पे देखो, वर्टेक्स पे PV की स्लोप कितनी है? 1 है, और QV की स्लोप कितनी है? -6/9 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 नहीं आएगा, तो वर्टेक्स पे नहीं कर रहा है 90 डिग्री। फोकस पे देखो, PS की स्लोप कितनी है? 4 - 0/4 - 1, 4/3। QS की स्लोप कितनी है? -6 - 0/9 - 1, -3/4। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा। इसका मतलब फोकस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था। यस। कोई खास बात? एक मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कभी, फिजिक्स में शायद 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, कि अगर एक पैराबोला है, अगर कोई भी रेज इस पैराबोला में एक्सिस के पैरेलल चल के आ रही है, एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये रे, तो पैराबोला से टकरा के ये फोकस पे जाके मिलती है। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है तो पैराबोला से टकरा के सीधी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कि अगर यहां से कोई लाइट आ रही है ऐसे, तो ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है ये वाली लाइट। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। पैराबोला रिफ्लेक्ट करता है, जितने भी एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आती हैं
उन सबको फोकस पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है। ठीक है सर, आई बात समझ में? यस प्रूव कर सकते हैं इसको कि ऐसा करेगा, अगर एक पैरेलल आ रही होगी रे इसके तो फोकस पे ही जाएगी। प्रूव हो सकता है ये? आपकी मदद के लिए मैं कुछ लाइनें बना लेता हूं। ये है टेंजेंट इस पॉइंट पे, ये है नॉर्मल, इसको n कह देते हैं, ये जहां टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, इसको कह देते हैं t, इसको कह देते हैं p। t और n के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्यों? अगर एक पॉइंट p है 80² 280, पैराबोला है y² 4ax, t और n के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं आप। pt टेंजेंट है, pt टेंजेंट को देखिए, टेंजेंट की क्या इक्विवेलेंस y1 is equal to 2ax plus x1, yt is equal to x plus at²। ये टेंजेंट की इक्वेशन है p पॉइंट पे, जहां पे x एक्सिस को कट करेगा वहां y 0 होगा, तो x हो जाएगा -at², 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। p पे अगर नॉर्मल की इक्वेशन बनाइए तो क्या बनेगी, y - 2at अपॉन x - at² इज इक्वल टू -t, यही बनेगी, क्योंकि जो इसका स्लोप होता है -t के बराबर होता है y² 4ax में। यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, 2a plus at² 0। फोकस आपको पता ही होता है कि a, 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? st लेंथ कितनी है, a plus at² है। sn लेंथ कितनी है, a plus at² है। ps लेंथ कितनी होगी, या तो आप इससे निकाल लेंगे जो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, नहीं तो ये आप देख रहे हैं कि ps जो है ये फोकल लेंथ है, पॉइंट p की फोकस से जो डिस्टेंस है। ऑब्वियसली जितना फोकस से डिस्टेंस होगा उतना डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस होगा, ये पैराबोला की डेफिनेशन है। तो डिस्टेंस कितना आता है, x प्लस a के बराबर आता है। x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, at² है, at² प्लस a। ये तो इनमें सेम हो गए। यस सर। तो ये और ये तीन साइड इक्वल हो गई। जब तीन साइड इक्वल हो गई तो इनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। मान लीजिए एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक, और क्योंकि ये रे इसके पैरेलल चल के आ रही है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ऐसे ही इसमें देखिए, ये वाला एंगल अगर क्रॉस है, फिर किसी का वो हो गया क्या, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल अगर क्रॉस है तो ये वाला एंगल भी क्रॉस होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स के एंगल जो ऑपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं जब साइड्स बराबर दी हुई हैं। ये दोनों एंगल इक्वल है और ये इसके पैरेलल जा रहा है तो ये भी क्रॉस होगा। जब ये क्रॉस है और ये क्रॉस है और ये एक आपको नॉर्मल दिया हुआ है, इसका मतलब जो रे आएगी ऐसे वो ऐसे चली जाएगी, और जो रे ऐसे पैरेलल आएगी वो ऐसे आ जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर दिख रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो जैसे ही आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर एक्स एक्स दिख गया तो इसका मतलब जो भी रे पैरेलल आ रही होगी वो यहाँ पे फोकस पे आके टकरा जाएगी। ठीक है, यस प्रूव हो गया? यस सर। आगे चल के बात करिए, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? परपेंडिकुलर टेंजेंट क्रॉस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस
पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, यस सर। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, सर्कल के केस में ये क्या निकला था? सर्कल के केस में अगर एक ए रेडियस का सर्कल है तो उसका डायरेक्टर सर्कल एक और रेडियस निकला था जो कि इससे कॉन्सेंट्रिक था और इसका रेडियस √2a के बराबर था। ठीक है, हमें पैराबोला में पता है कि डायरेक्टर सर्कल क्या निकलता है, डायरेक्ट्रिक्स निकलती है, जो कि एक सर्कल नहीं लाइन है, लेकिन नाम हम डायरेक्टर सर्कल ही लेके चलेंगे क्योंकि हमने वो टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट कर ली है शुरू से। ठीक है, तो अब हम कैसे इस बात को प्रूव कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ स्टडी करके देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि y² = 4ax हमारा पैराबोला दिया हुआ है। एक पॉइंट T1 से हमने टेंजेंट ड्रॉ करे, पॉइंट T2 से हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, T1 T2 से ड्रॉ करा तो ये परपेंडिकुलर है, हम ऐसा कह रहे हैं। T1 से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसकी स्लोप क्या होगी, 1/T1 होगी। T2 से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी स्लोप क्या होगी, 1/T2 होगी। अगर ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 = 1/T1 T2 होगा, ये -1 के बराबर होगा। इसका अंदर T1 T2 = -1 के बराबर आ गया आपका, है ना। अगर एक पॉइंट P T1 है, पॉइंट Q T2 है, तो T1 T2 -1 के बराबर आ गया इससे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। T1 T2 -1 कब होते हैं, T1 T2 -1 कब होते हैं, पढ़ा है कहीं आपको ये चीज बताई गई थी कि T1 T2 -1 तब होते हैं जब फोकस से पास कर रही होती है हमारी कॉर्ड, Q फोकल कॉर्ड होती है। यस। इसका मतलब T1 and T2 are end points of focal chord। इसका मतलब जब भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगे तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स केवल और केवल तभी बन सकते हैं जब आपका जो कॉर्ड बनेगा, वो जो कॉर्ड है वो फोकस से पास होगा। जब फोकस से पास होगा तो वो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स देगा। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, दो टेंजेंट्स बनाए हैं, एक T1 पे बनाया है, एक T2 पे बनाया है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, a T1 T2, a T1 + T2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसमें T1 T2 -1 है तो ये आ जाएगा। इसको फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट -a के बराबर आएगा हमेशा। इसका मतलब x + a = 0 इसका लोकस होगा इस पॉइंट का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है T1 एंड T2 है। इसका मतलब दिस पॉइंट विल ऑलवेज लाई ऑन द लाइन x = -a एंड दिस लाइन इज वी नो द डायरेक्ट्रिक्स। इसी लाइन को तो हम शुरू से डायरेक्ट्रिक्स कह रहे थे, x = -a को। अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स आता है। ठीक है, एक और बात आप क्या सीख सकते हैं, अगर आप इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बनाए, PQ को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल बनाए, ये पहले भी आपको बताया था, जो सर्कल बनेगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा। क्यों टच करेगा, क्योंकि ये 90 डिग्रीज है। अगर ये डायमीटर है, ये 90 डिग्रीज है, तो ये सर्कम्फ्रेंस पे लाई करना चाहिए एक पॉइंट इसका, डायरेक्ट्रिक्स का। तो हमें दो तीन बातें इसमें क्या समझ में आई। पहली बात, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कब बनेंगे, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स केवल तब बनेंगे जब एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड होगा। एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड से आप दो टेंजेंट बनाएंगे, वो परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। कहां पे क्रॉस करेंगे, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे क्रॉस करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स x = -a पे हमेशा क्रॉस करेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा -a आएगा। तो अगर फोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स बनाना हो हमें जो कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा और इसकी इक्वेशन x = -a आई। ठीक, और तीसरी बात यह है कि अगर PQ को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स को एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है सर।
ओके, खत्म, आगे चलें। यस सर। यस सर। समझ में आ रही है बात कि ज्यादा जल्दी हो जा रहा है? मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने कम से कम एक बार तो इन सब चीजों को पढ़ाई है, कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कि बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? आप लोगों को पता ही है। एक फिगर दी हुई होती है, एक बाहर एक पॉइंट होता है, उससे इस पे टेंजेंट बना देते हैं तो एक पॉइंट मिल जाता है, उससे एक और टेंजेंट बना देते हैं, एक और पॉइंट मिल जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ता है उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1 और 2 को जो जोड़ेगा उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। ठीक है, अगर ये पॉइंट H, K है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन सर्कल में कितनी आती है? T = 0। T = 0। सर्कल हो चाहे पैराबोला हो चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो चाहे दुनिया कोई कर्व हो, हमेशा T = 0 इक्वेशन आएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। अब इसमें T क्या रखेंगे? अगर ये पैराबोला y² = 4ax है तो y1 - 2ax + x1 T होगा। यहाँ x1 y1 h, k दिए हैं तो yk - 2ax + h = 0। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। समझ में आ गई ये बात? यस यस सर। वैसे ही जो बिल्कुल सिमिलर अगला पॉइंट था, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। अगर एक पैराबोला है, एक कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है h, k और आपको कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब दिस लेंथ = दिस लेंथ। तो क्या निकलती है सर्कल में? T = S1। अगर ये y² = 4ax है तो T क्या हो जाएगा? y1 - 2ax + x1 = 0। S1 क्या हो जाएगा? y1² - 4ax1 मतलब k² - 4ah। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके आप T = S1 से इस पॉइंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। आगे इसी में कर लो। पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या निकलते हैं? अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है उससे दो टेंजेंट में खींचता हूँ, एक ये और एक ये पॉइंट P है। पेयर ऑफ टेंजेंट निकलते हैं SS1 = T²। ठीक, T आपको समझ में आई है? यही होगा T। तो S1 क्या होगा? ये होगा। S क्या होगा? y² - 4ax होगा। तो SS1 = T² लिख के आपको पैराबोला के जो दो टेंजेंट्स बन रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो पता चल जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। तो अगर कॉर्ड निकालना हो तो T = 0 एक्सटर्नल पॉइंट से, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो तो T = 0 आंसर आएगा। अगर कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट निकालना हो तो T = S1 आंसर आएगा। और अगर एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं पैराबोला पे तो SS1 = T² आंसर आएगा। कंफर्टेबल हैं सब लोग इस बात पे? यस चले एक आधा क्वेश्चन कर लीजिए फिर, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई। Find the angle between the pair of tangents from 1,4 to y² = 4x। बताइए, बहुत ही आसान मामूली सा क्वेश्चन है। y² = 4x दिया हुआ है आपको 1,4 से,
आपको इसके ऊपर टेंजेंट खींचने हैं, जो टेंजेंट आपने खींचे उसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, आपको थीटा एंगल बताना है कितना है। दो टेंजेंट बन सकते हैं इस पे, नहीं बन सकते हैं इस पॉइंट से, ये बता सकते हैं आप पहले, ये इस पैराबोला पे इस पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं हम कि नहीं बना सकते हैं? तो नहीं बन रहे, बनने तो नहीं चाहिए, बनने नहीं चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए? सर एकदम जीरो हो जा रहा है क्या जीरो हो जा रहा है मतलब? सर, SS1 जीरो हो जा रहा है, T स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। S1 जीरो हो जा रहा है, SS1 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। S1 एक कांस्टेंट टर्म होगा, S जो है वाई स्क्वायर माइनस 4x होगा, तो SS1 जीरो कैसे हो जाएगा? तो पॉइंट को पुट के देखते इसमें करेंगे, S1 कैसे निकालोगे? y1 स्क्वायर माइनस 4x1 करोगे, तो सर 16 माइनस 4 आएगा 12। ठीक है, सर वो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 4 रख दिया था। मुद्दा कर दिया होगा इसलिए आ गया होगा। बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए का फैसला केवल एक ही चीज से होता है, जैसे सर्कल में होता था। अगर एक ये सर्कल है तो अगर पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा तो इस पे टेंजेंट बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। इसके ऊपर होगा तो एक टेंजेंट बनेगा, बाहर होगा तो दो टेंजेंट बनेंगे। ये बात थी सर्कल में। ऐसे ही पैराबोला में अगर पॉइंट यहाँ पे होगा तो नहीं बना सकता है। कैसे बताते हैं कि आउटसाइड द पैराबोला है या इनसाइड द पैराबोला है? देख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4x को ऐसे रख लेते हैं, तो S1 कितना आ गया हमारा 12 आ रहा था, ग्रेटर देन जीरो है, आउटसाइड है पैराबोला के। तो पैराबोला के आउटसाइड है, आपको ये इसलिए दिख रहा है ये यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट, और ये दो टेंजेंट बना देगा, एक टेंजेंट ऐसे बनाएगा, एक टेंजेंट ऐसे बनाएगा, ये एंगल आ जाएगा इसके बीच में थीटा। एंगल बता दीजिए जल्दी से। कृपया करके 2-3 घंटे मत लगाइएगा इस क्वेश्चन में, ये एडवांस में आने लायक भी क्वेश्चन नहीं है, मेंस में आ जाए तो बड़ी बात है। ये मैंने आपको इसीलिए दिया है क्योंकि अगर ये मेंस में आ गया तो आप 1-2 घंटे मत लगा दो। किसी का आंसर नहीं आया? ऋषि, मनस्वी, आरुषि, ताहा, किसी का आंसर नहीं आया?
क्या हो गया, इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया गया था? बताओ भैया, इतने बड़े बड़े पंडित बैठे हुए क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो जरा सा? बोर्ड के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सर tan inverse 1/4. tan इनवर्स 1/4 नहीं आ रहा है। 60 डिग्रीज आंसर है किसी का आ रहा हो तो। कैसे करा आपने? सर पेयर ऑफ उसकी टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाली है। क्यों निकाली है? तो किसने कहा था आपसे टेंजेंट की पेयर की क्यों निकाली है? तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे, उसमें पॉइंट पुट करा देंगे। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो ले लेंगे। क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस a by m। y इज इक्वल टू mx प्लस a by m टेंजेंट की इक्वेशन होती है। अगर आपको सर्कल में पूछा जाए, चाहे पैराबोला में पूछा जाए, चाहे एलिप्स में पूछा जाए, आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप कभी इस तरीके से सॉल्व नहीं करना शुरू कर देंगे कि SS1 इज इक्वल टू t स्क्वायर करके करेंगे। अगर हमें SS1 इज इक्वल टू t स्क्वायर करके करना होता तो हम ये वाला फॉर्मूला बहुत डिटेल में पढ़ते डेरिवेशन के साथ। ये तो केवल आपका मन लुभाने के लिए है कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े फॉर्मूले ही बनते हैं। ये सब कुछ नहीं करेंगे हम नोटिंग। y is equal to mx plus a by m is the tangent to the parabola y square is equal to 4ax। y square is equal to 4x की बात करेंगे तो y is equal to mx plus 1 by m टेंजेंट होगा हमेशा। उस टेंजेंट का स्लोप m होगा। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ये है, यहाँ से दो टेंजेंट बनाए हैं, एक ये एक ये कह रहा है कि ये जो है 1,4 है। चलो y एक्सिस हटा दो नहीं तो डायग्राम गलत दिखेगा। ये 1,4 से बनाए हैं दोनों टेंजेंट, तो ये 1,4 को सेटिस्फाई करते होंगे। करवा दिए सेटिस्फाई। m की दो वैल्यू आ जाएंगी। m की जो दो वैल्यू आएंगी, अगर आपको टेंजेंट भी निकालने पड़ते हैं ऐसे, तो आप ऐसा थोड़ा ना कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालेंगे उसके बाद उसको पे फैक्टराइज करके निकालेंगे। m की दो वैल्यू निकालेंगे, आंसर रख देंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन इसमें आपसे एंगल पूछ रहा है एक स्टेप आगे। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इससे आप देखेंगे कि आप m की दो वैल्यूज नहीं निकाल सकते साधारण तरीके से। मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि m1 m2 और m1 प्लस m2 आपको पता है, इसको यूज कर लें। m1 m2 है 1, m1 प्लस m2 है 4। tan थीटा क्या होता है? मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। m1 माइनस m2 कैसे निकालेंगे? m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। ठीक, तो 16 माइनस 4 12 आ जाएगा। तो m1 माइनस m2 आ जाएगा √12, तो ये जाएगा √12। m1 m2 क्या आ गया 1, तो 1 प्लस 1 2, ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा √3। इसमें वाला थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। कृपया क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करें। जेईई के एग्जाम में जब आप 1 मिनट करने लायक क्वेश्चन होंगे तब आपसे 1.25 मिनट में होगा। अगर आप 2-3 घंटे लगा देंगे क्वेश्चन करने में तो बिल्कुल नहीं होगा क्वेश्चन। और इसमें तो कोई ट्रिक भी नहीं है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का। नहीं तो आप वो पूरी कहानी करते रहिए कि पूरे t स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 निकाला, उसके बाद 2 √h स्क्वायर माइनस 80 अपॉन a प्लस b निकाला। ये सब इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड अप्रोचेस याद रखिए, इन्हीं स्टैंडर्ड अप्रोचेस से करना होगा। यस सर। एक किसी ने मुझे एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन भेजा था, वो एक्चुअली मेरा मिस हो गया।
वो कर रहा है क्लास जिसने भेजा था कोई डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन? यस सर, हो गया क्वेश्चन, हो गया। उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा, उसके बाद फिर वो मिस हो गया मेरे उससे। ठीक है, डिविजिबिलिटी का बेसिक तरीका आप लोगों को याद है? 7/96 को अगर 5 से डिवाइड करना हो तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये बता सकते हैं? जल्दी करके बताइए, आधे मिनट का भी नहीं है। सर 4। क्या रिमाइंडर 4? यस सर। 1 आ रहा है। सर -1 आएगा ना, तो 7 - 1 6 हो जाएगा। -1 कैसे आ रहा है सर कैसे करा 50 ये हो गया 49 की पावर 48 है ना? यस सर। ये हो गया 50 - 1 की पावर 48। अब क्या करा सर? इसको एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में -1 बचेगा। सर? इसको एक्सपेंड कभी नहीं करेंगे जिंदगी में, मैं आपको बताता हूँ क्यों। 50C1 50 टू द पावर 40 50C0 50 टू द पावर 48 आएगा पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा? 50C1 50 टू द पावर 47 -1 टू द पावर 1। ऐसे 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 आप 100 टर्म लिखते चले जाएंगे। आखिरी में टर्म्स लिख देता हूँ, 50C 49 50 टू द पावर 1 -1 टू द पावर 49 प्लस 50C 50 1 इंटू -1 की पावर 50। ये आएगा? यस सर, यस सर, माइनस कर दिया मैंने। तो ये 1 हो जाएगा ना? यस सर, बनाया। अब मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। ये सर सब कहानी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे बता देता हूँ। इसमें 50 आएगा, इसमें 50 आएगा, यहाँ तक आखिरी तक 50 आएगा। एक टर्म ऐसा बचा है जिसमें 50 नहीं आएगा। बस जब भी आपको डिवाइड करना हो, जैसे 5 से डिवाइड करना है इसको, अगर कोई 5 का मल्टीपल मिल जाता है तो उसको गायब कर देते हैं। -1 की पावर 48 में देखिए अब इसको, तो ये हो जाएगा 1। 1 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा? 1 ही आएगा। आंसर खत्म हो गया। जब भी आपको मल्टीपल मिल जाएगा उसके बाद आप आगे कहानी नहीं करेंगे, उस मल्टीपल को एक्सपेंड करके नहीं देखेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वही सारे टर्म्स आएंगे उसमें। समझ गए? ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मान लो ये 13 से करना हो तो तुम्हें दिख रहा है कि 26 लाओगे तो कोई फायदा होगा, 25 से लाके कुछ फायदा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 26 डिविजिबल है। तो 5 अलग से लिख लेंगे और 5 की पावर 100 अलग से लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 5 इंटू 25 की पावर 50, 5 इंटू 26 -1 की पावर 50। अब सर जो मैंने बताया है 26 आ गया ना, 26 को गायब कर देना, -1 की पावर 51 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही रिमाइंडर रह जाएगा। तो मैं आगे कहानी, अगर यहाँ पे 25 आ जाता तो आपका जो रिमाइंडर इससे आता वही रिमाइंडर 25 को डिवाइड करने से भी आएगा, तो आपका रिमाइंडर 12 आ जाता। ठीक है, जो आंसर आ रहा है दैट इज नॉट एक्चुअली द रिमाइंडर। इक्विवेलेंट बात ये हो जा रही है कि अगर आप इसको डिवाइड करें 13 से, या फिर ये 26 हटा के जो आंसर आया इसको डिवाइड करेंगे 13 से, तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो इसको अगर करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। अगर 25 आता है तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा।
पावर अगर 49 होगी तो सर, हाँ भैया बताओ। और 49 होगी तो माइनस का हो जाएगा वो रिमाइंडर। पावर 49 होगी तो रिमाइंडर -5 हो हाँ जाएगा। -5 हो जाएगा। तो -5 जो रिमाइंडर होगा तब आपको 13 उसमें ऐड करना पड़ेगा। -5 नहीं लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे रिमाइंडर, है ना। ओके सर। ऑब्वियसली नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखते हैं ना, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं। रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड शुड बी लेस देन द नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। जो डिवाइजर है उससे कम होना चाहिए। तो 0 से लेके 13 तक आंसर इसमें आ सकता था, -5 नहीं आ सकता था। -5 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका 8 आंसर आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप उसमें 13 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं होती तुम लोगों को, बस जब मैं पूछता हूँ तभी होती सारी दिक्कत है। और आदेश करिए, क्या पढ़ेंगे? एक दो क्वेश्चन दूं प्रूफ करने के लिए? यस सर, दे दीजिए। प्रूव दैट द सेमी-लेटस रेक्टम, सेमी-लेटस रेक्टम मतलब लेटस रेक्टम होता है पूरा 4a, सेमी हो जाएगा 2a, ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax is the harmonic mean of the segments of any focal chord of the parabola। क्वेश्चन समझा देता हूं जिससे आप लोग कुछ मदद मिल जाएगी करने में। ये अगर फोकस है और ये कोई एक पॉइंट है P, ये कोई एक पॉइंट है Q, एक फोकल कॉर्ड है PQ, ऑब्वियसली इससे पास हो रहा है, तो PS एक लेंथ होगी और QS एक लेंथ होगी। इन दोनों का अगर हार्मोनिक मीन निकालोगे तो सेमी लेटस रेक्टम मतलब 2a के बराबर आएगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। निकाल लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है खास।
हो गया सर? यस सर, आ गया। आ गया? यस सर। हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2 इंटू पी एस इंटू क्यू एस अपॉन पी एस प्लस क्यू एस। ये होता है हार्मोनिक मीन। यस ये बात पता है सबको? इसका मतलब पी एस और क्यू एस निकालना है। पी पॉइंट आप मान लीजिए 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? a upon t1 square minus 2t माइनस 2a अपॉन टी। ठीक है सर, ये हो जाएगा दोनों। अब पी एस कितना हो जाएगा? पी एस कितना हो जाएगा? a t1 square plus a a t1 square plus a 80 स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि a प्लस एक्स के बराबर होगा। ये फोकल डिस्टेंस है, p का फोकस से डिस्टेंस इसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस से बराबर होगा, जो कि x प्लस ए आता है। तो 80 स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। QS कितना हो जाएगा? a बाई टी स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। इन दोनों को इसके अंदर डाल दीजिएगा, आंसर आपका 2a निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर यस सर हो गया। और कुछ पढ़ना बाकी है पैराबोला में? इतना करवा करवा के तुम लोगों ने पूरा पैराबोला ही पढ़ डाला। और कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन बाकी है किसी भी तरीके का पैराबोला में? हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो। आंसर का जवाब नहीं देते हो, समझ में आता है, साधारण बात का जवाब नहीं देते हो। क्या हुआ? और कोई डाउट है पैराबोला में? कोई और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करना हो, कुछ करना हो? नो सर। रैंक बूस्टर लगा के आइएगा फिर। पैराबोला को मैं कम से कम चाहता हूँ कि आप पैराबोला बहुत अच्छी तरीके से कर लें। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पैराबोला में से क्वेश्चन आएगा, स्पेशली मेंस में पैराबोला में से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पैराबोला और सर्कल में। एडवांस में यही प्रोबेबिलिटी आपकी हाइपरबोला पे हो जाती है, जो मेंस में पैराबोला और सर्कल पे होती है। सर्कल तो आपको ठीक तरह से आता भी था, मुझे पढ़ाते समय भी लग रहा था कि आपको काफी कुछ आता है, लेकिन पढ़ाना मेरी इसलिए मजबूरी थी क्योंकि मैं फिर वो लिंक नहीं कर सकता हूँ उसको पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला से। इसलिए आप पैराबोला को अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा, रैंक बूस्टर कर लीजिएगा, बाकी आपको जो सुनना है वो और कर लीजिएगा, लेकिन इतना तो मिनिमम कर ही लीजिए कम से कम, रैंक बूस्टर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को लेते हैं, रैंक बूस्टर डिस्कस करते हैं, ये चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं बीच में आसान सा चैप्टर कर दें एक दिन के अंदर, क्योंकि आप लोगों की हालत खराब थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता ही आता है, कम से कम एक क्वेश्चन आता है, अगर दो ना आए तो। मेंस में तो कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इतना आसान क्वेश्चन होता है कि आप घर आके सोचेंगे कि पता नहीं क्यों छोड़ा है मैंने। तो इसलिए एक दिन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर डालेंगे, उसके बाद ज्यादा क्लासेस नहीं खराब करेंगे, उसके बाद फिर अपना इलिप्स पर डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो रैंक बूस्टर के सारे क्वेश्चंस करके आइएगा, जो भी और कोई भी थ्योरेटिकल डाउट हो वो पूछिएगा। बताइए सर। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी में जो दिक्कत है, मेरे हिसाब से आपको इसलिए अभी छोड़ देनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। अगर आपको स्पेसिफिक कोई दिक्कत है कि हाँ बेस थ्योरम नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, उसकी बात ठीक है, लेकिन अगर आपको शुरू से पढ़ने का मूड है प्रोबेबिलिटी,
नो सर, आती है लेकिन कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेकिन प्रोबेबिलिटी के हमेशा फंसेंगे। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार पीएनसी पढ़ के देखिए दोबारा, नहीं तो बाकी जो भी आप क्वेश्चंस हैं यू आर फ्री, आप मेरे मोबाइल पे भेज दीजिए या फिर उस पे भेज दीजिए, ग्रुप पे भेज दीजिए। यस सर, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, आप कोशिश करिएगा प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक्स हैं उन पर बहुत अच्छी तरह फोकस करने की, क्योंकि जितने भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं सब बेसिक से आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हाईफाई प्रोबेबिलिटी वो पूछ नहीं रहा है, ना ही हाईफाई पीएनसी पूछ रहा है। लोग एक एक महीना पीएनसी करते रहते हैं, वो क्वेश्चन इतना आसान पूछ देता है, वो हो नहीं पाता है क्वेश्चन। यस सर जी ठीक है, परसों मिलते हैं फिर, परसों नहीं, डे आफ्टर परसों, मंडे को सुबह ही करेंगे क्लास 8:30 to 10। रैंक बूस्टर अच्छी तरह कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ऐसा मत करिए 15 क्वेश्चन इससे करे, 15 किसी और किताब से कर लिए और लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। एक सोर्स को बहुत अच्छी तरह खत्म करिए, किसी भी एक सोर्स को अच्छी तरह खत्म करिए तो कंप्लीशन मिलेगा आपको उस चैप्टर का उसमें। ठीक है, अभी तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि रैंक बूस्टर कर के खत्म करो, 1 महीना भी नहीं रह गया एग्जाम में, जल्दी जल्दी करो, अलग रखते चले जाओ। ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।